Assalamu alaikum aviators, welcome to season number 1, episode number 2. You are watching Alpha Calling My Room, sponsored by Divan Interiors. मैं हूं आपका होस्ट अली और मैं हूं आपका होस्ट मरहूम अहमद बिलाल। आज बात करेंगे एक ऐसे इंस्ट्रक्टर की जिन्होंने LFC से फ्लाइंग अपनी स्टार्ट की थी बैक इन आई गेस 2018. What a glorious person, what a dynamical person. हम बात कर रहे हैं कैप्टन अली आलम की. What a genius person, मतलब मजा आ जाता है इनसे बात करके और आई एम श्योर कि आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं आज का एपिसोड. और इसके साथ साथ आपको ये बताता दूं कि एक अच्छे इंस्ट्रक्टर को बनने में सिर्फ उसके पेरेंट्स की दुआ, उसकी अपनी मेहनत शामिल नहीं होती, बल्कि द होल एंटायर एकेडमी हैज टू कम अप. सो आपको मिलवाते हैं कैप्टन अली आलम से. यू आर वाचिंग सीजन नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, अल्फा कॉलिंग माय रूम, योर ओन शो. स्टे ट्यून्ड. उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में. वेलकम कैप्टन अली आलम, कैसे हैं आप? सर थैंक्स लॉट, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? ज़बरदस्त, बिल्कुल फिट फाट. और फिर बताएं आपको कैसा लग रहा है शो पे आके? यार आई एम हैप्पी टू बी हियर फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल. और मुझे आइडिया नहीं था कि हो पाएगा. आई गॉट टू नो यू थ्रू अ चैनल और अचानक फिर पता लगा कि है. आई वाज ऑलरेडी एक्साइटेड फॉर अ पॉडकास्ट. इट वाज लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू बी ऑन अ पॉडकास्ट टू बी ऑनेस्ट. तो ये कहानी आपकी फ्लाइंग की कहानी कहाँ से शुरू हुई और माजी में क्या क्या हुआ आपके साथ? यार ये बहुत पुरानी कहानी है. बचपन से ही थी. सिंस आई नेवर गॉट अ चांस टू बी इन एन एयरप्लेन अंटिल आई एक्चुअली एनरोल्ड इन अ फ्लाइट स्कूल. मैंने कभी एयरलाइन ट्रेवल नहीं किया था. आई नेवर वेंट एनीवेयर आउटसाइड पाकिस्तान, इवन इनसाइड पाकिस्तान ऑन एन एयरप्लेन. तो फाइनली दिसंबर 2020 आई गेस 2019 एक्चुअली, नहीं 17, सॉरी कट दिस 17 क्योंकि वो एयर एक्सपीरियंस 19 दिसंबर था. बिल्कुल ठीक. It was 19 December 2016. For the first time I sat in an airplane at the controls. और वो कौन सा प्लेन था? Cessna 152 category 2. एनीवेज ये जो हमारे पीछे जो एयरप्लेन है, ये भी कोई मेरे ख्याल में इसको क्या कहते हैं? It's called the Piper Cherokee Papa Alpha 28. Okay, it's a single engine It's a aircraft. single engine. What? Papa Alpha 28. अच्छा, ये what is this thing? ये पापा टैंगो ब्रावो, what is this? ये जी एविएशन इंग्लिश है बेसिकली. Okay जी. A B C हर अल्फ़ाबेट की अपनी एक तरीका होता है उसे बुलाने का. अल्फा ब्रावो चार्ली ऑल द वे टू Z. Okay, You have okay. to learn it और हम एविएशन में इसी तरह यूज़ करते हैं. ठीक है, आप अली आलम नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? अल्फा अली माइंडिया अली. नहीं, वाह वाह. Basically. हाँ, बिल्कुल ठीक है. तो वो जिस तरह होता है अल्फा माइक फॉक्सट्रॉट, इस तरह की चीज़ें मुझे यूज़ होती हैं. बिल्कुल AMF. वो किसी और चीज़ का एब्रीविएशन होता है मतलब. जी. अब बिल्कुल ठीक है. वो दैट्स नॉट एविएशन. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त. तो सर बताएं कि आपको फ्लाइंग करके जो आपने जो ड्रीम किया था वो क्या अचीव हुआ और अभी आप किस पोजीशन पे हैं? अच्छा, इट्स अ गुड ओपन एंडेड क्वेश्चन एक्चुअली. देखें, ये ड्रीम इट गोज़ बैक जब से कहने के होश संभाला है. सिंस व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट एयरप्लेन्स अराउंड लाइक 4-5 years ओल्ड, जब से सेंस आई थी तब से आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन एन एयरप्लेन. बेसिकली असल ड्रीम ये था टू हैव अ राइड इन एन एयरप्लेन. और वो बढ़ते बढ़ते सिंस मौका नहीं मिलता अक्सर फॉर डिफरेंट रीजंस. आई नेवर हैड अ चांस टू ट्रैवल इन एन एयरप्लेन. तो वो एक कहने के द फ्लेम स्टार्टेड और वो एक हसरत में बदल गया लिटरली. और इवेंचुअली फिर व्हेन आई एनरोल्ड इन अ फ्लाइट स्कूल, उसके बाद से मैं ये कहूँगा कि मैंने पाया ही पाया, खोया कुछ नहीं सो फार, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये बहुत ये लकी भी है और ये कुछ ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कुछ ना खोना. ज़िंदगी में कुछ खोना भी कुछ खोना चाहिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना चाहिए मेरे ख्याल में. बिल्कुल सही, बिल्कुल. असल में वो होता ही है ना कि हम जैसे लोग जिन्होंने सिर्फ खोया ही खोया होता है, उन्हें ये बात सुन के वैसे ही बुरा लगता है कि यार इस बंदे ने कुछ खोया ही नहीं. सिर्फ पाया है. नहीं, खोया होगा कहीं ना कहीं, बट आई टेक इट इन अ पॉजिटिव वे बिल्कुल सही, एज अ चांस टू इवॉल्व बेसिकली. बिल्कुल ठीक. सो दैट्स द थिंग. वैसे भी कहते हैं मतलब अगर 2 किलो दूध हो तो उसमें से 1 पाव खोया बनता है. एक बार खोया हाँ, बनता है, तो बिल्कुल. खोए का वो आपने खोया कर लिया. बड़ा सीन है. तो कभी आपको फ्लाइट करते हुए ये लगा कि ये मैंने ये वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? उसकी वजह ये है कि ये मैंने यूनिवर्सिटी में देखा अक्सर लोगों को इस तरह के कपड़े पहने हुए और ये स्ट्राइप्स लगे हुए. इसका क्या सीन होता है? क्या वो पहन सकते हैं या वो नहीं पहन सकते, या आपने क्यों पहने हुए हैं? अच्छा जी, देखें, इसमें बेसिकली ये है कि कुछ हमारे भाई और बहनें हैं एविएशन में जी, जो बहुत ऑफेंड होते हैं कि इसे यूनिवर्सिटीज़ वाले क्यों पहनते हैं चीज़ें एज सच, यू नो. और बट द थिंग इज़, देखें, व्हाट आई टेक इट दिस वे कि उनका अपना सेमेस्टर वाइज एक ड्रेस कोड होता है, स्ट्राइप्स वाइज उनके एक अलग कोई सिस्टम होता है. जस्ट लेट देम बी, इट्स ओके. यू नो, हम कम्पीट नहीं करना चाहिए, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए. उनका अपना डोमेन है, उनकी मैनेजमेंट है, BS एविएशन मैनेजमेंट बेसिकली. हमारा कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस है. सो अजीब फील नहीं होता, फील्स गुड ऑब्वियसली.
to wear this uniform. It was a dream always, like शुरू से ही. So yep. बिल्कुल ठीक। तो आपने कोर्सेज की बात की, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये FITC क्या होता है? Sir, FITC is Flight Instructors Training Course. Basically, once you're done with your commercial pilot's license training and your instrument rating, ठीक है, उसके बाद you're eligible for Flight Instructors Training Course. इससे basically क्या होता है, you can become a teacher in flying for a layman. मतलब you can teach flying. So to teach flying, you need a certification from Civil Aviation Authority. So FITC उस कोर्स का नाम है जिसके एंड पे आप एक चेक पास करते हैं, आप एग्जाम देते हैं, एंड यू आर सर्टिफाइड टू टीच पीपल बेसिकली, मतलब कि टीचर बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ड्यूरेशन क्या है इसका? सर ड्यूरेशन इसकी राउंड अबाउट इट टेक्स डिफरेंट क्लब्स में डिफरेंट वेरी करता है, बट ऑन एवरेज यू कैन से लाइक 4 months रफली, 4 to 5 months। 4 months में सिर्फ फ्लाइंग होती है, ग्राउंड होता है, क्या होता है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कमर्शियल CPL की ट्रेनिंग में होता है शुरू में ही, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो एंड यू हैव टू स्टडी स्टफ, ठीक है, आपको थियरीज, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स बताते हैं, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम हाउ यू हैव टू ड्रेस अप एंड हाउ यू हैव टू डिलीवर अ लेक्चर एंड हाउ यू हैव टू टीच फ्लाइंग, हाउ यू हैव टू पिक ए स्टूडेंट अब क्या करने लगा है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, इज ही लुकिंग एंशियस, इज ही गेटिंग स्केयर्ड, कोई पंगा करेगा, उसको ऑलरेडी सब कुछ पहले सिखाते हैं। यू हैव टू लाइक अटेंड अ ग्राउंड स्कूल अराउंड 1 month, पूरा ग्राउंड स्कूल होता है उसका। उसके बाद 30 hours ऑफ फ्लाइंग, उसमें यू हैव टू लर्न हाउ टू टीच फ्लाइंग, सो यू आर लर्निंग हाउ टू टीच इन दोज 30 hours बेसिकली, बिल्कुल ठीक। एंड देन यू हैव टू पास एन एग्जाम एंड अ फ्लाइट चेक। अब मैं आपसे पूछूंगा एविएशन की दुनिया का सबसे अहम सवाल, अगर ये मसला हल हो जाए तो दुनिया के बहुत सारे लोगों के मसले हल हो जाएंगे और लोग तरक्की करने लगेंगे। सर मैंने ये देखा है कि चाहे एविएशन का स्टूडेंट हो या एक एकम्प्लिश्ड पायलट हो, इनके कॉलर बड़े प्रॉपरली प्रेस्ड होते हैं, तो क्या सीन है, अलग से सिखाते हैं? यहाँ कफ होता है इनमें मेरे ख्याल में। जी कफ भी लगा लेते हैं, लेकिन द आंसर टू दिस इज बेसिकली ये फील्ड ही ऐसी है, यू नो, इट्स लाइक इसका ड्रेस कोड ही फॉर्मल है। सो आप खुद जब पहनते हैं यूनिफॉर्म, यू वांट इट टू बी प्रेस्ड, एवरीथिंग, नॉट जस्ट द कॉलर, द टाई पिन, एवरीथिंग, यू वांट इट टू बी परफेक्ट एज मच एज पॉसिबल। बिल्कुल ठीक। अली भाई ये बताइए कि अब जिस तरह से आपने FITC का लाइसेंस ले लिया, Right. आपका ये प्लान बनता है कि मैं कनाडा या अमेरिका शिफ्ट हो जाता हूँ, वहाँ जाके आप फॉरेन इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे या कोई कन्वर्जन करवानी पड़ेगी? दैट्स अ गुड क्वेश्चन सर। देखें उसमें ये होता है कि बेसिकली 2 सूरत हाल हैं एटलीस्ट। पहले तो ये होता है कि अगर आपने इंस्ट्रक्टर्स कोर्स करके इफ़ यू हैव फ्लोन अ कपल ऑफ 100 hours एज एन इंस्ट्रक्टर, तो जाके फिर आप लाइसेंस कन्वर्ट कराते हैं। द लाइसेंस बेसिकली फर्स्ट गेट्स कन्वर्टेड, उसके ऊपर FITS इज़ अ रेटिंग, अ स्टैम्प, वो भी साथ वो अगर एक्सेप्ट करते हैं एंड देन दे यू नो एक्सेप्ट योर आवर्स दैट यू हैव फ्लोन, तो वो काउंट करेंगे। ऑन द अदर हैंड एक ऐसा बंदा भी था, उसने एक फॉरेन कंट्री में अप्लाई किया था एंड उसको उन्होंने कहा था कि नहीं, पहले आप आके कोर्स भी हमारा दोबारा करें एंड देन यू फ्लाई हेयर। सो इट डिपेंड्स व्हाट कंट्री यू आर अप्लाइंग इन एंड उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अच्छा, हर कंट्री की अपनी अपनी लेजिस्लेशन है मेरे ख्याल में। बिल्कुल है, यस। ठीक है। और आपने बात की फॉरेन की और पाकिस्तान की बात करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गर्ल्स एंड बॉयज़ इन दोनों में क्या कंपैरिजन किया जाता है जब इनको FITS का लाइसेंस मिलता है, या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? सर एज फार एज आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ, ठीक है, मैं तो कहूँगा कि मैंने देखा इक्वल मिलता है इन माई स्टूडेंट लाइफ एंड इन इंस्ट्रक्शनल फ्लाइंग दोनों। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई यूज्ड टू हैव माई सीनियर्स, इवन सम बैचमेट्स आई गेस हु वर फीमेल्स, और जब इंस्ट्रक्शनल लाइन में आए हैं तो यहाँ पे भी मेरे साथ ही शी गॉट हायर्ड, आई हैड अ कोलीग, तो शी गॉट हायर्ड, शी गॉट अ जॉब, और कुछ लड़के ऐसे थे जिनको नहीं मिल सकी जॉब बिकॉज इट वॉज मैरिड। सो मैरिट इज़ मैरिट। यहाँ पे लोग कहते हैं कि इस फील्ड में मैरिट नहीं है, वो भी कंट्रोवर्सी है, लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस किया मुझे तो नज़र आया है लड़कियों को मिलते हैं इक्वल चांसेस, दैट वुड आई वुड से। बिलाल मेरे ख्याल में तो अच्छी बात है कि लड़कियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये जी बिल्कुल, जब तक हम जेंडर न्यूट्रल नहीं होंगे किसी भी फील्ड में, मेरे ख्याल में हम बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकेंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी तो वैसे भी बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के ज़रूर होनी चाहिए। और लड़कियाँ उड़ा सकती हैं जहाज़। एग्जैक्टली, अगर उनको हर चीज़ क्लियर कर रहा है, उनका फ्लाइट इंस्ट्रक्टर क्लियर कर रहा है, मेडिकल बोर्ड क्लियर कर रहा है, तो व्हाई नॉट, लेट देम फ्लाई। लेकिन सर वैसे एक बड़ी इनफॉर्मल सी बात है, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, ख़वातीन और हज़रात दोनों ही हैं, Right. जिन्होंने फ्लाइंग क्लब्स में सिर्फ इसलिए दाखिला लिया कि हमारी टिकटॉक्स बन जाए, हमारा इंस्टा ज़रा बेहतर हो यस जाए। आई एग्री। इनकी एक अलग से क्लास है। बिल्कुल सर, ये होता है, मतलब और आपके ज़हन में जो 3-4 नाम आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। अच्छा, मैं इस चीज़ से I can't लावाकिफ reveal हूँ, मैं लावाकिफ हूँ इस चीज़ से। यार ही इज़ वेरी राइट एक्चुअली। इस बंदे ने इंस्टा पे हर किसी को फॉलो किया होगा, मैं उनकी बता रहा बरादरी का ना हो गई। आई एम बीइंग टोल्ड। टू बी ऑनेस्ट बिलाल भाई, देखें ये एक लिटरली एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हूं। जी जी जी, क्योंकि Actually. कुछ लोग होते हैं यार, आप इतना एक्सपेंसिव पे करके फ्लाई करने आ रहे हैं, जस्ट लर्न व्हाट यू आर डूइंग फर्स्ट। कुछ लोग होते हैं भी जहाज उड़ाना आ नहीं रहा होता, उनको पहले मोबाइल निकला होता है बाहर हाँ कि हम जी। वीडियो बना लें, और उस केस में दे आर लाइक मेसिंग स्टफ अप। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा होता हूँ, इंस्टाग्राम पे इन्होंने बात की कि कैरियर ओरिएंटेड, Career, बिल्कुल, career बिल्कुल oriented, कैरियर पे yes. पहले फोकस करें, ये बात की चीज़ें हो जाती हैं बाद बिल्कुल। में मेरे ख्याल में।
अच्छा एनीवेज, आप भी इंस्ट्रक्टर हैं और आप इंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं, मुझे ये बताएं कि क्या इनकी कोई पे स्केल होती है और क्या इनका पे स्केल का हिसाब होता है? जी सर, पे स्केल बिल्कुल होती है ऑब्वियसली, बट इट डिपेंड्स अगेन वंस अगेन आई वुड से कि कोई फिक्स्ड मैं कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी ही पे होगी, मैं वो बात नहीं कर सकता। होता ये बेसिकली कि एनी फ्लाइंग क्लब यू एनरोल इन, उनकी अपनी पे स्केल होती है। कुछ पे फ्लाइंग स्कूल्स हैं पाकिस्तान में, दे पे यू अ बेसिक फिक्स सैलरी एंड देन पर आवर फ्लाइट अलाउंस अलग से पे करते हैं। कुछ हैं वो पर आवर इतना अच्छा पे करते हैं लेकिन बेसिक पे नहीं करते। सो इट वेरीज, एवरी क्लब हैज़ डिफरेंट पे स्केल्स लाइक दैट। अच्छा अली भाई, ये बताइए कि लार्ज एयरक्राफ्ट और स्मॉल एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स में क्या फ़र्क होता है और इन पे रिलाई किया जा सकता है? बिल्कुल सर, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्वियसली वी हैव टू रिलाई ऑन देम, वी डोंट हैव एनी चांस अगर आगे आपको विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस नहीं है, बाहर वीएमसी में नहीं अपोर्ड है। सो द अदर क्वेश्चन कि हाँ डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा। जो छोटे लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक, जैसे पाइपर चिरोकी P-828 पीछे खड़ा है, इसमें वी हैव बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, नीडल्स मिलेंगी आपको जस्ट फॉर लेमैन, मतलब नीडल्स मिलेंगी, कुछ डिफरेंट CDIs मिलेंगे। बट द थिंग इज जो बड़े वाले हैं उनमें यही इन्फॉर्मेशन होती है, ऑल्टीट्यूड इन्फॉर्मेशन, स्पीड इंडिकेशंस एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन जस्ट कि वो दे आर डिस्प्लेड इन अ वेरी एवॉल्व फॉर्म। वहाँ जाके स्क्रीन्स नजर आएंगी, आपने किसी ने भी कॉकपिट की कोई वीडियो देखी होगी, ग्लास यू विल सी cockpit. स्क्रीन्स इन इट, बहुत सारी फैंसी स्क्रीन्स एंड बटन्स एंड स्टफ। तो इन्फॉर्मेशन की जो क्वांटिटी होती है और जो क्वालिटी होती है दैट्स हायर इन बिगर एयरक्राफ्ट ऑब्वियसली। इनमें और आपको बेसिक 6 पैक मिलेंगे जो हम कहते हैं। जी ये जो भी एविएशन एंथुसियास्ट है उसको पता ही होगा, एयर स्पीड इंडिकेटर, एल्टीट्यूड इंडिकेटर, अल्टरनेटिव VSI, DI एंड 10 कोऑर्डिनेटर बेसिकली। अच्छा जी, ये देखते हैं इन्होंने लार्ज एयरक्राफ्ट और स्मॉल एयरक्राफ्ट का तो बताया, मुझे ये बताएं कि अगर इंस्ट्रूमेंट्स एक एयरप्लेन के ड्यूरिंग फ्लाइंग ख़राब हो जाते हैं, जो कि अक्सर मेरे सुनने में आया कि Right. मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ऐसा है, तो क्या उस स्कोप अप कैसे किया जाता है और उस पर कैसे रिलाई किया जाता है? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो इंस्ट्रूमेंट आपको पता लग गया है, ग्राउंड चेक्स होते हैं हमारे बिफोर टेक ऑफ, अगर तभी आपने डायग्नोज कर लिया कि कुछ ख़राब है, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर यू एज अ पायलट हैज़ टू बी यू हैव टू टर्न बैक एंड गेट इट चेक्ड। अगर इन एयर आपको माल फंक्शन कोई मिलता है, वंस अगेन डायग्नोसिस एंड करेक्शन, डायग्नोज व्हाट द फॉल्ट इज़ एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। उसकी एज अ पायलट हम सबको प्रैक्टिस कराई जाती है जिस भी टाइप का माल फंक्शन हो, एंड गेट इट चेक्ड एज सून एज पॉसिबल। यही है द थिंग इज गेट इट चेक्ड एज सून एज पॉसिबल। तो सर ये टाइप रेटिंग क्या चीज़ होती है? सर टाइप रेटिंग होती है बेसिकली, फॉर एग्जांपल अब आप हैं, अगर मैं कहता हूँ कि आपने P-828 की रेटिंग लेनी है, सो इस पे आपको कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स फ्लाई कराया जाएगा। उसके बाद आपका इस स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट के बारे में नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, वो टेस्ट आपने पास करना है, टाइप टेक्निकल कहते हैं उसे। उसके बाद जो आपने फ्लाई वगैरह किया है वो सारा आपने एक फ्लाइट सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर CFI बेसिकली चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, उसको आपने चेक देना है। इफ़ ही क्लियर्स यू आफ्टर दैट, तो फिर आपके लाइसेंस पे एक स्टैंप आ जाती है दैट यू आर एलिजिबल टू फ्लाई दिस टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, सो यू आर टाइप रेटेड ऑन दिस नाउ। सो इसकी टाइप रेटिंग आपके पास आ गई है। अच्छा, और ये जो टाइप रेटिंग आपने कहा, अगर फॉर एग्जांपल मैं P-828 की ले लेता हूँ या किसी और एयरक्राफ्ट की, क्या ये हर जगह वैलिड होगी इन एवरी कंट्री, या सिर्फ ये पाकिस्तान में होगी, या फिर सिर्फ उस खास एरिया में इसका क्या होता है, बताइएगा। रेटिंग्स तो मोर और लेस वैलिड होती ही होती हैं। रेटिंग्स फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग हो, कोई किसी एयरक्राफ्ट की रेटिंग हो, जिस कंट्री में जिस जगह पे वो एयरक्राफ्ट फ्लाई हो रहा है, अभी ब्रिटेन में काफ़ी होते हैं चिरोकीज़, ठीक है, तो रेटिंग तो काउंट होती है, दैट्स दैट। आपका जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है वो ज़्यादा लाइसेंस का होता है, जो किताब आपके पास है लाइसेंस का, या फिर एयर लॉ का अपना एग्जाम देके चलो कन्वर्ट कराना होता है। और कुछ चलो सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो किसी कंट्री में दे आर सर्टिफाइड और किसी और कंट्री में उनको ज़ूलू कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, वो बहुत कम है। बिल्कुल। नॉर्मली तो पाकिस्तान में ये कहाँ से होती है ये रेटिंग? सर किसी फ्लाइंग क्लब में आप चले जाएँ, जिस जहाज़ की अपनी रेटिंग लेनी है और जिस क्लब के पास वो जहाज़ है, आप वहाँ जाएँ, उनसे कहें कि लेट मी फ्लाइट, मेरा चेक लें, मुझे रेटिंग दिलवाएं। लेकिन बिलाल भाई, मेरे तो ख्याल में यहाँ पे फ़िलहाल हमें प्रोपेलर इंजन देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। ये गैस टरबाइन इंजन जो होते हैं, जैसे A320 बोइंग 777 जो कमर्शियली फ्लाई कर रहे हैं, उनकी रेटिंग कहाँ से होती है? उनकी रेटिंग अगेन जहाँ पे जहाज़ है वहीं से आपकी रेटिंग होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमुलेटर इज़ अनदर थिंग, बट यू हैव टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट एज वेल, ठीक है। जो जेट्स गैस टरबाइंस का इसी तरह होता है प्रोसीजर। पहले अगेन अगर आप कहीं हायर होते हैं इन एन एयरलाइन, लेट्स सपोज फ्लाइंग क्लब के पास तो भी गैस टरबाइन नहीं है यहाँ कोई, सो यू हैव टू गो पास टाइप टेक्निकल, उसके बाद उसकी सिमुलेटर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप उस पर थोड़े आवर्स करते, टाइप रेटिंग आपकी एक दफ़ा लगती है, देन यू कैन एक्चुअली कंटिन्यू टू फ्लाई दैट एयरक्राफ्ट। तो जिस जगह पे वो एयरक्राफ्ट अवेलेबल होगा, आपके सवाल का जवाब, वहीं से आपको टाइप रेटिंग मिलेगी। इफ़ इट्स एन एयरलाइन, वेल एंड गुड। UAE में किसी फ्लाइंग क्लब के पास अगर वही गैस टरबाइन इंजन है, उनसे आप रेटिंग ले लें जाके।
तो क्या आपका फेवरेट एयरक्राफ्ट है जिस पे आप चाहेंगे कि आप फ्लाइंग लेटेंगे? और बिलाल भाई मैं आपसे ये पूछूंगा, हाँ हाँ, आपका मैं कौन सा जहाज है जी? मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बता जी दें। ठीक है, हो सकता है ये गलत ठीक जवाब है। दे दें। ये दो आगे हैं, इनमें से देख लें, अगर आपको कोई पसंद आता है बिलाल भाई आप चेक कर सकते हैं जी, प्लीज। Sir, one of my all-time favorites is the Boeing 747, Queen of the Skies. ओके, Actually, अच्छा इसका मतलब किंग भी वो- होता है कोई? नहीं, Queen ज़्यादा था, King अभी तक उस तरह नहीं। इसको सुपर जंबो कहते हैं, इसे King नहीं, 380 है बेसिकली। किंग बनाना 747 जंबो द Queen। सो और मेरे अलावा बहुत सारे एविएशन वर्ल्ड के लोगों का वही होगा। I लेकिन can reckon. एक खबर जो सुनने को मिली थी, आई गेस बिलाल इन 2022 के 747 रिटायर हो चुके हैं, उनके अब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। राइट, उनका एक लेटेस्ट वेरिएंट आया था -8 के नाम से Okay. बेसिकली, ठीक है। पिछले वाले तो जाहिर आफ्टर सर्टेन एज रिटायर कर देते हैं, ठीक है। इस तरह तो 380 का भी आपने सुना होगा, 380 भी मैन्युफैक्चरिंग बीच में बंद हो गई थी। 380 की उन्होंने एक आखिरी एफर्ट की थी मैन्युफैक्चरर ने कि A380 प्लस नाम से एक मॉडल निकाला था 380 का कि शायद चल जाए 380 की मार्केट, लेकिन इवेंचुअली कोलैप्स कर गई। सो दिस डिपेंड्स ऑन द मार्केट एंड यू नो डिफरेंट एराज। हो सकता है कोई जहाज़ किसी एरा में बहुत हिट हो, आगे जाके फ्लॉप हो जाए, डिपेंड्स। बेसिकली उन्होंने एक चीज़ को नए नाम से बनाना शुरू किया और मार्केट ने कहा ना बेटा ये फिल्म नहीं चलेगी। नहीं चले बिल्कुल ठीक है। नहीं चली। गाड़ियों की तरह। अच्छा, आपने बिल्कुल। पूछा था मेरा फेवरेट एयरक्राफ्ट कौन सा है सर। मैं बहुत अनकरीब उड़ाने लगा हूँ। एक होता है एयरबस 9-11, यानी कि एयरबस 9-11, ये मेरे मोस्ट फेवरेट है। और आपका भाई आपको क्या बहुत आप भी 9-11 हो जाएंगे उसमें बैठ के? देख लेंगे, वो तो डिपेंड करता है नो कहाँ तो है। 11 कौन सा? ये बनाएंगे हम इंशाल्लाह मिलकर। अच्छा अली भाई, पाकिस्तान में जनाब। गवर्नमेंट जॉब्स हैं फ्लाइंग की? जी सर, बिल्कुल है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं इस तरह। लाइक आई कैन गिव यू फ्यू एग्जांपल्स इफ यू वांट। Please, please. डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, वो आपको गवर्नमेंट स्केल भी देते हैं, जॉब भी देते हैं। इट्स बेसिकली अबाउट पेस्टिसाइड स्प्रेइंग, जी जो ये क्रॉप्स वगैरह पे होती है। एक और है, जैसे अब सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास अपने एयरक्राफ्ट होते हैं, कुछ ट्विन इंजन भी होते हैं। उनमें होता है कि जैसे यू हैव समथिंग कॉल्ड अ VOR, हम एविएशन में कहते हैं, हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज, इट्स अ थिंग। उसकी कैलिब्रेशन होती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको कैलिब्रेट करने के लिए यू नीड एन एयरक्राफ्ट, तो वो भी गवर्नमेंट के पास अपने होते हैं। सिविल एविएशन की अपनी जॉब्स आती हैं, व्हाई नॉट। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ये देखिए, मुझे ना एक बड़ी अजीब सी ये चीज़ मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे तो पता नहीं है, रिसर्च के थ्रू पता लगा जनाब। कि एक पायलट के पास एक टाइप की राइटिंग होती है, कुछ और पायलट होते हैं उनके पास उनसे बेहतर रेटिंग होती है, लेकिन सीनियर पायलट वो पहले वाला होता है। इसकी क्या वजह होती है? सर देखिए, बेसिकली इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो है कि टाइप एयरक्राफ्ट कौन सा है, ठीक है। हो सकता है एक बंदा जिससे इनके 320 पे रेटेड है और एक 330 पे रेटेड है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट प्रायोरिटी तो यही होगी कि ज़ाहिर सीनियरिटी को देखते हैं, ठीक है। 330 वाले भी अगर उस पर आता है उसको 320 कन्वर्जन करा देंगे। इसके क्या कहते हैं कि एयरलाइन की अपनी SOP होती है। कुछ एयरलाइंस मेरे ख्याल ऐसे करती हैं कि वो कैप्टन एक रैंक रखती हैं, जी कि वो कैप्टन किसी और टाइप पे भी जाएगा ना तो रैंक कैप्टन ही रहेगा, ठीक हो इस तरह गया। ही जाएंगे। और यानी- कुछ मेरे ख्याल ऐसे जी। होती हैं कि जो पहले फर्स्ट ऑफिसर बिठाएंगी और फिर उसको लेके आएंगी। तो बिल्कुल इट डिपेंड्स आई गेस ऑन द एयरलाइन। तो यानी कि चौधरी पिंड से बाद भी चला जाए तो चौधरी रहेगा। जनाब, बिल्कुल ठीक चौधरी है। रहेगा, तो सर चौधरी ये बाद में MPL क्या करना सीन है। होता है? सर MPL इज बेसिकली मल्टी पायलट्स लाइसेंस। ये बेसिकली ये UAE वगैरह में आपको ज़्यादा मिलेगा। अल्फा एविएशन टाइप जो भी इस तरह की हैं एकेडमीज, ये आपको स्टार्ट ही गैस टरबाइन से कराते हैं बेसिकली। बिल्कुल वाओ। सही। जैसे और मुझे ये- तो पता ना कि गैस टरबाइन क्या है। नहीं क्या सर, है? ये बड़ा इंजन अच्छा ये हम चीज़। बिल्कुल बेसिकली ये जो बड़े जहाज़ों में होते हैं, ये जो 320 वगैरह में है, हाँ जी। तो आप पहले दिन से उन्हीं पर लर्न करते हैं एंड बिल्कुल सही। इवेंचुअली छोटे तो उड़ाते ही नहीं है। नहीं बेसिकली या, लेकिन वो छोटे फिर करोड़ों उड़ाते में हैं, बात होती छोटे है वो। उड़ाते हैं जी, ये आप ध्यान में रखें, छोटे उड़ाते हैं। अच्छा। अल्फा एविएशन ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल आपको मिलेगी। अच्छा एक अली भाई मेरा जनाब। सवाल है कि क्या आप सोलो फ्लाई कर सकते हैं रेटिंग के बाद? हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए द थिंग इज, अगर तो वो जहाज़ सिंगल पायलट ऑपरेशन पे, मतलब उसे लीगल किया हुआ है उन्होंने। कुछ जहाज़ होते हैं देयर यू नो दे आर टू बी फ्लोन, दे कैन बी फ्लोन बाय सिंगल पायलट, दे आर लीगल टू फ्लाई लाइक दैट। तो उस केस में येस, व्हाई नॉट, उसकी एक रेटिंग आपके पास है, यू कैन फ्लाई इट, अ सिंगल पायलट कैन फ्लाई इट। लेकिन इफ़ देयर इज एन एयरक्राफ्ट जो कि बाय मैन्युफैक्चरर कहा गया है, लेजिस्लेशन भी यही कहती है कि यू नो सिंगल पायलट ऑपरेशन नहीं है, यू नीड 2 पायलट्स टू फ्लाई इट। Oh. उसमें इफ़ यू फ्लाई सोलो दैट्स इलीगल, ओके Illegal। ओके ठीक है। बिल्कुल सही है। लेकिन कर ही नहीं सकते आई थिंक। मुझे एक चीज़ की नहीं समझ आई। देखें आई वाज यस्टरडे स्टडिंग Okay. A320 के बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले ठीक रहा था। उसमें तो बैकअप्स ही इतने हैं कि अगर एक बंदा भी फ्लाई करे तो आई डोंट गेस के कोई इशू होगा। सर फिर बैकअप, लेजिस्लेशन ऐसी बात क्यों करती है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। बैकअप इज फॉर रिडंडेंसी, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैं कहूँ कि अहमद ये जो भी चीज़ है एयरक्राफ्ट का मॉडल है बड़ा स्टडी है, डजंट मीन कि आपको उसे उठा के मारना जरूरी है, ठीक है। तो वो है कि इन Great. केस कोई इनकैपेसिटेट हो जाए पायलट, डेथ हो जाए ऑन बोर्ड व्हाइल फ्लाइंग, कैन एनीथिंग कैन हैपन। तो इन दैट केस वो बैकअप्स हों, वो हों, मतलब वो आपके पास अवेलेबल हो। ज़रूरी नहीं कि उनको यूज़ करना ही करना है, एक बंदे को ही ऑपरेट कराएं जहाज़, नहीं।
If that aircraft is not certified to be flown by a single pilot, you don't have to fly it like सर that. वो जो हार्ट का मसला होता है वो भी समझ आता है, कोई सांस का अस्थमा हो तो क्या कोई थोड़ा सा इन जैसा बंदा जा सकता है फ्लाइंग में, कोई थोड़ा सा जो कोई भी जा सकता है as long as the medical board Weight clears काफी you. है। मौत वाकया हो गई है सुन के इस बंदे की कि मैं भी जा सकता हूँ, मौत हो गया ड्यूरिंग फ्लाइट डेथ हो गई है इसकी, इसीलिए 2 पायलट चाहिए होते हैं, देखा है? नहीं हो सकता है, I'm बिल्कुल हो सकता incapacitated guys। बिल्कुल सही। Right. अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो ग्राउंड स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन हो रही होती है, ये किस तरह से हो रही होती है? ये हम बिल्कुल कट नहीं करेंगे, ये लगेगा ताकि आप पता लगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो बात happens यार, नहीं लोग आते हैं। प्लीज कंटिन्यू। मैं दोबारा से वहीं से आता हूँ जनाब। कि ये बताएं कि ये जो एयरक्राफ्ट इंटरेक्शन होता है क्रू मैनेजमेंट के साथ, वो किस तरह से काम करता है? सर अगर तो ये जैसे जनरल एविएशन है, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है इस तरह के, कोई फ्लाइंग क्लब्स वगैरह, तो उसमें वी कैन जस्ट मोर और लेस डायरेक्ट ही होता है। हम इसमें इवन इफ यू हैव टू स्टार्ट एन इंजन, तो हम उनको एक हमारा जो एक स्टैंडर्ड वे ऑफ मार्शलिंग, वो दिस इज अ साइन कि हम स्टार्ट करने लगे हैं, राइट। और अगर ट्विन इंजन है तो फिर पहले 1 और 2 मेंशन करके लाइक दैट। लेकिन अगर कोई लाइक हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट है जिसका कॉकपिट ही कुछ फुट ऊपर है ज़मीन से, जी। तो दे यूज़ हेडसेट्स, देन वो ग्राउंड से हेडसेट्स पे कम्युनिकेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं साथ साथ। बिल्कुल ठीक अब है। पुश बैक हो रहा है, अब ये तो मतलब इसका मतलब क्या है कि इंजन स्टार्ट होने लगा। नहीं तो अगर- आप ऊपर चले जाएं। अगर सर चकरा रहा है तो फिर क्या वो एविएशन इसका मतलब है कि इंजन चकराने लगा है। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक मेरा क्वेश्चन ये था जो कि काफ़ी आप पब्लिक की तरफ से भी डिमांडिंग था कि एक पायलट है, वो हम एग्जांपल लेते हैं, ही इज़ फ्रॉम दुबई Okay. एंड सेकंड पायलट इज़ फ्रॉम चाइना। Alright. इन दोनों के दरमियान का जो इंटरेक्शन होगा उसको हम कैसे पॉसिबल बनाएंगे? किस तरह का इंटरेक्शन इन एयर कह रहे हैं आप? इन एयर इन ठीक है। ग्राउंड उनका जो बात का इंटरेक्शन है, ठीक है। उनकी फ्लाइंग का इंटरेक्शन है, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि चाइनीज अगर मैं देखूँ आरटी पे अगर मैं सुन रहा होता हूँ तो उनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा ना फर्क होता है, और दुबई जो इधर के गल्फ उनकी के भी उनकी भी फर्क फर्क होता है, तो ये कैसे इंटरेक्शन दे? बिल्कुल ऐसे, क्योंकि चाइना वाला बोल रहा होगा चिन चिन हां चाओ, बोलेगा वो, बोलेगा और इंग्लिश। भी वाला कहा या हबीबी हस्ता इंतमिया, तो मतलब क्या हुआ है, हुआ क्या है, क्या गेम हुई है? वो बेसिकली अरबिक नहीं बोलेगा। देखिए इकाओ है ना, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कुछ डेजिग्नेटेड लैंग्वेजेस हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा एक्चुअली होती ही अब इंग्लिश है। जी। सो बीइंग अ पायलट आपको यू एक्चुअली हैव टू पास इंग्लिश का एक टेस्ट होता है आपका, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ELP, और वो हर पायलट करेगा, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे जापानीज़ हो, कोरियन, अरबिक, मतलब पाकिस्तानी, हर करते हैं। इंग्लिश इज़ लाइक रिक्वायरमेंट, उसके बगैर आप फ्लाई नहीं कर सकते। आपके लाइसेंस पे लिटरली स्टैंप लगती है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है। तो उसके बाद कम्युनिकेशन हर बंदा इंग्लिश में करता है, तो इट्स पॉसिबल कि वो आपस में एक्सचेंज कर सकें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्शन का यहाँ पे जरूर आता होगा। जिस तरह से जर्मन कोस्ट गार्ड को एक दफा एक जहाज डूब रहा था, इट वाज सिंकिंग, तो उसने कहा मेडे मेडे वी आर सिंकिंग, तो जर्मन कोस्ट गार्ड ने से आगे से पूछा व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? थिंकिंग Thinking about, yes, actually. थिंकिंग एंड सिंकिंग, ओके, राइट राइट। सर का एक्सेंट भी बहुत अच्छा है। सर ये मुझे आप बताएं कि आपका लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी क्या था इंग्लिश में? यार मेरे साथ, आई एम ओपन अबाउट इट, आउट ऑफ 6 आई गॉट ELP लेवल 4, ऑल्दो आई नो मेरा बहुत अच्छा हुआ था, बट दे ये गिव यू जितना 4 पीछे जाता है Like ना that. लेवल, ये उतना अच्छा होता नहीं नहीं बिल्कुल सही, मेरा 0 है। है। मेरा नेगेटिव में जा रहे थे। बहुत जबरदस्त। नहीं, इसका बाकी जा रहा होगा, मैंने तो मजाक किया है। नहीं पीछे नहीं, आगे की तरफ बढ़ता है। मैं अब कुछ देर चुप रहूंगा। आप दोनों प्लीज बात। So it's नहीं, basically please, please. like 4 is a good level, acceptable, 5 is जी। higher and 6 is the highest. It's बिल्कुल like ठीक है। that. लेकिन ये भी हो सकता है ना, 6 शायद हो गया तू जहाज उड़ाने लगा तो अंग्रेजी पढ़ा जाके। ये वाला नहीं मसला हो सकता है। नहीं, मुझे ऐसे नहीं होता कि जितना पीछे आ रहा होता है 4 3 2 1 ये बेहतर होता है। नहीं नहीं, जिन लोगों का लेवल 6 होता है ना, उनका लाइफ टाइम होता है। वाओ, ओह, मुझे लगता अच्छा, है मैंने अच्छा, गलत अच्छा, पढ़ अच्छा। लिया। It's like that. That's fine happens. मुझे लगता है यहाँ मैंने पे गलत पढ़ क्योंकि लिया। अक्सर किसी का पेपर अच्छा हो भी तो I tried, मेरा तो बहुत अच्छा हुआ था, but I don't know why they gave me 4. बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एली को लग रहा था कि थर्मोस्टेट की तरह होता है, जितना काम करेंगे उतनी ठंडक ज्यादा। वो डिफरेंट सीन है जरा थोड़ा सा। गाइस आज का दिन जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए Roasting. अच्छा नहीं साबित हो रहा। आप थोड़ा सा ना कॉम्पेंसेट कर लीजिएगा प्लीज। Right. अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कितने फ्लाइंग आवर्स हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आप एग्जाम दे सकते हैं? Sir, this is the question that I would personally like to address to the public. जो भी बच्चे आजकल फ्लाइंग क्लब्स में हैं, देखें एक आइडिया होता है, आपने सुना होगा अपने सीनियर से कि बहुत लोग कहते हैं कि यार हम 1 महीना कराची लगाएंगे, हम सारे पेपर्स क्लियर करके आ जाएंगे और हम फ्लाइंग बाद में करेंगे। ओह अच्छा। कुछ लोग होते हैं हम जी फ्लाइंग पहले करेंगे और हम एंड में 1-2 महीने कराची जाके पेपर्स दे के आएंगे। अच्छा मतलब कि कराची में होते हैं पेपर्स?
जनरली मतलब जो लोग बैक टू बैक देते थे दे यूज्ड टू गो टू कराची, क्योंकि वहाँ पे पहले डेली बेसिस पे एग्जाम्स होते थे, इट्स लाइक दैट। अब ऐसा नहीं होता। अब पहली बात तो ये है कि अब वो काम रहा ही नहीं कि आप कुछ दिन पढ़ के आप पेपर दे के आज क्लियर हो जाएगा, इट्स हार्ड। अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ऊपर है। सेकेंडली आई वुड सजेस्ट है इसके, देखें अपनी पढ़ाई को और फ्लाइंग को साथ साथ लेके चलें। उसके दो फ़ायदे हैं, एक तो आप करंट रहेंगे नॉलेज पे, पेपर्स आपने पहले दे दिए, फिर 11 महीने फ्लाइंग की, आपको जो नॉलेज पड़ा होगा वो रस्टी हो जाएगा। साथ साथ लेके चलें, आपके पेपर्स पे पर पेपर स्ट्रेस भी नहीं होगा। आप 7-7 महीने बाद एक एक पेपर निकाल रहे हैं, आराम से हो भी जाएगा, रिटेन भी रहेंगी नॉलेज और साथ उसको अप्लाई भी आप कर रहे होंगे, ठीक है। So आप सीखेंगे भी मतलब ज़्यादा। एक स्पेसिफिक नहीं है कि इतने ही फ्लाइंग आवर्स होंगे तो हम इतने पेपर द डे देंगे। यू गेट योर स्टूडेंट पायलट्स लाइसेंस आप पेपर दे सकते हैं, इवन इफ यू हैव 0 फ्लाइंग आवर। लेकिन अगर तो आप मैट्रिक में हैं तो मेरे ख्याल में आप पूरी बुक खत्म करेंगे फिर पेपर देंगे। बिल्कुल ठीक है सर। मेरे कुछ दोस्त हैं रावलपिंडी से, उन्होंने मुझे एक सवाल भेजा था कि मेरे पिंडी बॉयज़ दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि पायलट जो हैं आपके, उनसे ये ज़रूर पूछेगा कि वन व्हीलिंग हम करते हैं तो वो हमारे फ्लाइंग आवर्स काउंट होंगे या नहीं होंगे। सर इसका मैं क्या जवाब दूं? अब आप गुज्जर त्यारा उड़ाएंगे सबसे प्यारा अपनी लॉगबुक आप बना लें। सबसे बिल्कुल प्यारा, ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत आला। तो सर ये फेक पायलट लाइसेंस क्या होता है? इसकी सुना बड़ी गेम है। ओके राइट, आई सी वेयर दिस इज गोइंग। और मैंने ये भी सुना था कि एग्जाम्स भी शायद थोड़े बंद हो गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल फेक पायलट लाइसेंस कोई, देखिए लाइसेंस जो भी आपके पास है ना अहमद भाई, दैट इज इशूड बाय द सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए बात, इसको पल्ले बांध लें। लाइसेंस फेक नहीं होता। हाँ, उस लाइसेंस को हासिल करने के लिए जो चीज़ें की होती हैं, जो चांद चढ़ाए गए होते हैं बेसिकली, उनमें डंडी मारी होती है कभी कभी, तो वो चीज़ इवेंचुअली काउंट करती है कि यार लोग कहते हैं फेक पायलट्स लाइसेंस है इसके पास, विच इज़ पार्शली ट्रू। उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो स्टडी थी, अगर किसी ने नहीं पूरी की, किसी ABC तरीके से हाँ जी, कर जी, लिया ठीक है। तो ही इज़ नॉट सर्टिफाइड टू फ्लाई आई गेस। लेकिन फिर भी लाइसेंस फेक नहीं होता। अथॉरिटी हमारी अपनी जगह बहुत अच्छी है, सिविल एविएशन, दे एनी लाइसेंस द इशू इज़ अ वैलिड लाइसेंस। लाइसेंस फेक नहीं होता, उसके पीछे की चीज़ें गलत हो सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था कि ये चीज़ नौबत आई इसकी? मतलब कुछ चीट है। हुआ था या फिर ठीक है। मतलब देखे ना, एक एग्जाम्स में चीटिंग भी हो सकती है। एक तरफ हम बात करें फ्लाइंग में कुछ हो सकता है, लॉग बुक में कुछ आप चेंजिंग्स कर सकते हैं। ऐसा क्या हुआ था कि ये चीज़ हुई? जो एग्जाम्स बंद हुए थे ये कह रहे हैं? एग्जाम्स भी बंद हुए थे और ये जो सारा ड्रामा चला था गैस फेक। देखें, ये तो एक ऐसा एक अलमिया है, इससे तकरीबन हर इस दौर का पायलट गुजरा होगा, चाहे वो फ्लाइंग क्लब का प्री सोलो से लेके कोई एयरलाइन पायलट हो, हर एक में इम्पैक्ट आया था इस चीज़ का, एंड वी ऑल नो दैट। तो बट दैट्स फाइन। इसमें हुआ ये था बेसिकली, देखें मे बी नाउ, मैं तो बंदर नहीं बैठा सिविल एविएशन में, व्हाट आई हर्ड वाज के कुछ बोगस केसेस थे बीच में, और उनकी कोई ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं जो वो रिवील नहीं कर सकते सबके सामने। कुछ ऐसे सबूत भी थे आई गेस, ठीक है। कुछ लोग थे जो पकड़े गए थे या जाने चाहिए थे। मैं ये कहता हूँ ये इस वजह से बेसिकली उन्होंने आके मिनिस्ट्री में, क्योंकि किसी ने कह दिया, तो ये ओवरऑल वो पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में ये बात फैल गई, जो नहीं भी थे वो भी पिस गए। इवन दुबई में मेरे कुछ जाने वाले पायलट्स है वो अफेक्ट हुए थे इसकी वजह से। सर बड़े बड़े सीनियर, मैं बहुत सिर्फ दूर छोटी तक। सी बात करूंगा आपके सामने कि देखें, आप हैं, आप एक मीडिया हाउस रन कर रहे हैं, कोई आपको इसमें गलत चीज़ नज़र आती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, इट्स माय ओपिनियन, कोई चीज़ नज़र आती है, आप उसको ठीक करेंगे, दैट्स व्हाट यू शुड डू। अंदर खाते ठीक करें उसे, आप डोंट अनाउंस इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। और जो लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे, जिनकी एक वॉइस है, उन्हें मैं ये कहना चाहूंगा कि ताड़ा मुंह हिलना है, साड़ा बेड़ा गर्क हो जाना है, तो सोच समझ के बोला करें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। हुकूमत वक्त से भी ये गुजारिश है कि काइंडली ऐसे मत कीजिएगा। हुकूमत वक्त से, हुकूमत वक्त से, किसकी हुकूमत चल रही है? जिसकी भी चल रही है, जिसकी भी चल रही है। ऐसे ही अच्छा, चलेगी। आप पे क्या इम्पैक्ट आया था इस सब का? सर हम पे इम्पैक्ट आया था कि मैंने जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग कोर्स में एनरोल किया था, जो कि चंद महीने का कोर्स था, 2020 में मैंने शुरू किया था, दैट टुक मी अराउंड 2 years टू कंप्लीट 2 महीने, एग्जाम। 4 महीने हम एग्जाम नहीं दे पाए बेसिकली। अच्छा सर, ये बताइए कि मैंने ये सुना है कि थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है फ्लाइंग से, ये क्या वजह है? मतलब जहाज उड़ाना सिखाएं, मज़े आए, पढ़ने डाल देते हैं। अब ये गाड़ी of my चलाते favorite हैं तो questions. गाड़ी चलाते हैं तो उसमें तो मेरे ख्याल में नहीं, आप स्टडी करते हैं कि ब्रेक्स हैं और ये ऐसे हैं, तो इसमें क्या ऐसा है? देखें, it's- चले नेविगेशन समझ आता है, लेकिन थोड़ा सा बताइए। देखें ज़रूर, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी इज़ द गोल्ड डस्ट ऑफ एविएशन, पहली बात है, ठीक है। लिटरली आपको इतना सा बच्चा भी आएगा ना, इवन एन एनिमल, नो ऑफेंस, इवन अ मंकी, ठीक है, उसको भी आप इस पे 200 घंटा कराएंगे ना जहाज़ पे, उसे पता लग जाएगा मैंने कब कौन सी नॉब छेड़नी है, कब इसकी पावर कट करनी है, कैसे कब हिलाना है, ठीक है। बट व्हेन समथिंग मैल फंक्शंस ओह, एंड यू आर अनएबल टू डायग्नोज इट, फिर ये तो रिस्क है। ठीक है, देन गो टू हेवन सीरियसली। मतलब बिल्कुल सो सही। थ्योरी आप जब तक नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है एविएशन में, एंड आई एम हैप्पी टू आंसर दिस ऑन कैमरा यहाँ पे, कि लोग कहते थे कि नहीं छोड़ो यार, रट्टा मारो तो पेपर दबो तो बस जहाज उड़ाना सीख लो। नहीं नहीं, प्लीज़ फॉर गॉड सेक डोंट डू दैट।
अपनी ग्राउंड स्कूलिंग जो है उसको पक्का करें. डोंट जस्ट बी अ पायलट, बी अ प्रोफेशनल पायलट. आपकी थियरी होगी आपके पास, दैट्स पावर. आपके डायग्नोसिस बहुत अच्छे हो जाएंगे. मेल फंक्शन क्या किया है आपको अंदर पता होगा, इसके इंजन में क्या चीज़ें हैं, तो आप डायग्नोज करेंगे ना, उसे करेक्ट करेंगे. सो मेक योर फ्लाइंग सेफ. स्टडी अच्छी तरह से रखा गया. थियरी इज़ इंपॉर्टेंट. यस. तो क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, काइंडली थोड़ा ब्रीफ करते जाएं. ज़रूर. आई विल गिव यू अ ब्रीफ आउटलुक. एक हमारे पास होता है प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइट, जिसे ऑफन थियरी ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं. ठीक है. उसमें बेसिकली इट्स अबाउट एरोडायनामिक्स. स्टॉल क्या होता है, लिफ्ट क्या है, ड्रैग क्या है, स्टफ लाइक दैट. लोड फैक्टर्स क्या हैं. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एयरक्राफ्ट जनरल नॉलेज, AG के जिसे कहते हैं. उसमें होता है अबाउट इंजन्स, एयर फ्रेम्स के एयरक्राफ्ट की कंस्ट्रक्शन वगैरह, उसके बारे में सारा कुछ. राइट. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड मेटीरोलॉजी. दैट्स अबाउट वेदर. काफ़ी डाइवर्स चीज़ है. उसमें वेदर की चीज़ें होती हैं, कौन से इवन क्लाउड टाइप्स भी कैसे हैं, कौन सा हैज़र्डस है, कौन सा फेयर वेदर क्लाउड है, स्टफ लाइक दैट. उसके अलावा वी हैव एविएशन लॉ, एयर लॉ कहते हैं इसे. उसमें लेजिस्लेशंस आपके कुछ लॉज होते हैं जो जेनेरिकली सेम है एक और के, कुछ होते हैं जो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, तो वो सारा आपको बताते हैं. उसके बाद है ऑपरेशनल प्रोसीजर्स. उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि अगर इतनी कैपेसिटी का एयरक्राफ्ट है उसमें कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, कितने फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए. ठीक है. स्टफ सॉरी, ये किस में होता है? ऑपरेशनल प्रोसीजर्स. ऑपरेशनल प्रोसीजर. देन वी हैव फ्लाइट प्लानिंग. व्हेन यू आर प्लानिंग अ फ्लाइट, कितना फ्यूल कंज्यूम करेंगे, जो आप पूछ रहे थे अभी मुझसे कि कितना खाता है घंटे में एंड ऑल, वो चीज़ें हैं. देन यू हैव इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें. यू हैव एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस. अब इसी एयरक्राफ्ट को आप गिलगित में जाके उड़ाना शुरू करते हैं, वो बेचारा चलाएगा, उसका इंजन कोप नहीं कर पाएगा, एयर की डेंसिटी कम है वहाँ. बिल्कुल सही. परफॉर्मेंस ऑफ एन एयरक्राफ्ट वेरीज टाइम टू टाइम. फिर वेट एंड बैलेंस, अ वेरी वेरी बिग सब्जेक्ट, मास एंड बैलेंस ऑफ एन एयरक्राफ्ट. ठीक है. तो इस तरह के होते हैं बेसिकली. फिर आगे हैं फ्लाइट रेडियो टेलीफोनी ऑपरेटर्स लाइसेंस होता है. अभी जो हम बात कर रहे थे अल्फा ब्रावो चार्ली, इसका भी टेस्ट होता है. VFR नेविगेशन, IFR इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट, काफ़ी चीज़ें आगे. अच्छा, मीटरोलॉजी से मुझे एक बात याद आई कि अगर हम ये जहाज़ उड़ा रहे हो यही वाला और स्टॉर्म में चला जाए जहाज़, तो उसको एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो कि अभी फ्रेश है या कोई फ्रेश स्टूडेंट है, क्या वो लैंड कर सकता है? ये तो बड़ा आसान सा, ये तो मैं बता देता हूँ. हाँ, देखें, तो ये बताएं कि इस तरह का जो जहाज़ है वो अगर फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर उड़ा रहा है और स्टॉर्म आ जाता है तो वो क्या करे? सर पहली बात है कि इस तरह के जहाज़ों को हम स्टॉर्म में लेके नहीं जाते. सर स्टॉर्म में लेके कोई नहीं था, स्टॉर्म आ जाता है खुद ही. अच्छा, मान लिया अनफोर्चुनेट. आपके लिए तो शादी नहीं हुई. एविएशन वेदर में तो हम प्री फ्लाइट में देखते हैं कि वेदर फोरकास्ट क्या है. जी बिल्कुल ठीक. लाइफ में अगर आप नहीं देख सकते तो मैं आई डोंट से एनीथिंग. ठीक है. सो देखिए, द थिंग इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी वेरी सीरियस, हम इसको अवॉइड ही करते हैं. हम प्री फ्लाइट प्लानिंग में वेदर रिपोर्ट्स देख के जाते हैं कि कब पॉसिबिलिटी है और कब नहीं है. इन केस फिर भी फंस जाए तो उसकी फिर टेक्निक्स आपको सिखाई जाती हैं. आपने उसको पॉजिटिव कंट्रोल मेंटेन करना है. उसको लिटरली अगर आपको तूफान कहीं फेंक रहा है उसकी कोशिश करें, आप उसको कैटर करें बहुत ज़बरदस्त. और एज सून एज पॉसिबल फाइंड एन अल्टरनेट एंड लैंड. फिर तो लोड्स भी लगते होंगे जहाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा. एयरफ्रेम बहुत स्ट्रेस में होता है आपका. इट्स लाइक दैट. तो ये मेरे ख्याल है यहाँ पे वो थियरी काम आएगी जो आपने फरमाया था पहले. तो अगर आप पायलट बन रहे हैं एग्जैक्टली, तो आप किसी स्टॉर्म में जाएं और ऊपर से ओले पड़ने लग जाएं और आपको याद है कि ये चैप्टर तो मैंने छोड़ दिया था, तो साथ और लोग भी बैठे होते हैं, ताड़ी मेहरबानी पूरा पढ़ के जाना. मुझे याद है बिलाल भाई, अगर आप जा रहे हैं और वाकई ये हेल स्टॉर्म इस तरह का कुछ आ जाए और आपकी जो विंड स्क्रीन है आगे से और अगर उसको ब्रेक हो जाए तो फिर उसको क्या, हम उसकी टर्म क्या होती है, टर्मिनोलॉजी भी बताइएगा और उसको कोप अप कैसे करते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल स्टॉर्म एक बहुत बड़ी चीज़ है. जो एयरक्राफ्ट होते हैं जनरली दे आर रिडंडेंट इनफ, दे आर स्टर्डी इनफ टू विदस्टैंड द स्टफ स्टॉर्म्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑब्वियसली. ठीक है. वरना अगर आप प्रॉपर एक डेवलप्ड स्टॉर्म की बात करें उसमें तो फिर वो एयरलाइन जेट्स भी नहीं बख्शेगा. वो एक मैकडॉनल्ड डॉगलस MD-80 था बेसिकली. उस पर हेल स्टॉर्म की बात मैं कर रहा था. उस पर माल्टे के साइज़ के ओले पड़े थे आके. ठीक है. एक इन्वेस्टिगेशन थी और वो आई थिंक बहुत कैटास्ट्रॉफिक रहा था एंड में. सो ऐसे नॉर्मली मैंने सुना नहीं कि विंडशील्ड रप्चर हो जाए आपकी हेल स्टॉर्म से, वो इसको विदस्टैंड करने के लिए बने होते हैं. लेकिन इन केस अगर कहीं पे कोई रप्चर हो जाए एयरफ्रेम में, जेट्स की बात कर रहा हूँ, तो एक समथिंग यू कैन यू हर्ड ऑफ कॉल्ड एन एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन. जी, वो फिर जी, बिल्कुल. प्रेशराइजेशन की वजह से होता है. वो मसले हो सकते हैं आगे. दैट्स दैट. हमने काफ़ी लेट जी किया. बिल्कुल. क्या किया है? आपने काफ़ी लेट जी किया, इसका मतलब आपको नहीं पता कि ये नहीं, मुझे नहीं पता. लेकिन मुझे वो याद आ रहा है कि एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें जो उसकी स्क्रीन होती है वो उड़ जाती है और पायलट जो थे वो काफी देर तक वो बाहर थे. मैंने बाहर सर वो ऐसे करके उसने remember. अपने आप को पकड़ा हुआ था. बिल्कुल ऐसे ही लेकिन वो हीरो था जी. Excellent. That was वो हीरो था. a Lockheed L1011 TriStar type aircraft, British Airways. वो था. उसके आगे जो इंजीनियरिंग ने द नट्स या जो रिवेट्स थे वो एक रात पहले छोटे लगा दिए थे देन रिकमेंडेड.
और वो इन एयर जाके उसकी फ्रंट व्हील शीट पायलट वाली उड़ गई थी। वो लकीली कैप्टन के जो पाँव थे कंट्रोल कॉलम में फंस गए थे, एंड ही सर्वाइव्ड बाय द वे। आई नो बिल्कुल And the first officer showed some remarkable piece of flying. He landed that aircraft, and everyone survived on board, except for one cabin crew, I think. जी हाँ वो I think so. वो भी मसला हुआ था, if I'm not wrong. बाकी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो एक जो सबसे कंट्रोवर्शियल, एक बोनस क्वेश्चन, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इस एपिसोड का वो ये है कि अली भाई बताइएगा, एग्जाम्स ये जो होते हैं ये होते हैं सीपीएल के लिए, हम फ्लाइंग के एग्जाम्स देते हैं और यही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं एविएशन मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को। व्हाट हैज एविएशन मैनेजमेंट स्टूडेंट्स टू डू विद दीज थिंग्स व्हेन दे आर डूइंग सम मैनेजमेंट जॉब? तो उनका मैथ से, उनका ऑपरेशनल प्रोसीजर से क्या ताल्लुक है? देखिए, मैनेजमेंट जॉब में फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अब इसी तरह आप कहेंगे सर एक फ्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर है, वो भी हमारे वाले एग्जाम्स ही काफ़ी देते हैं, उनके एविएशन से, हमारे कैप्टन से और उसके फर्स्ट ऑफिसर से, फ्लाइट क्रू से क्या ताल्लुक है बेसिकली? देखें, टू कम्युनिकेट विद द पायलट्स यू नीड टू नो व्हाट दे नो, यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज, ठीक है? अब आपको एक चीज़ आपको पता है जहाज़ का वेट एंड बैलेंस क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है। आई एम अ पायलट, मे बी यूर जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है? आप एक ऑपरेशन ऑफिसर है, मैं आपसे कोई बात करूँगा यार इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतने परसेंटेज ऑफ मीन एरोडायनामिक कॉर्ड पे है, इतनी लानी है। अभी आपको तभी अंडरस्टैंड करोगे जब आपने पढ़ा होगा वेट एंड बैलेंस, वही वाला जो मैंने पढ़ा है। टू कम्युनिकेट, टू अंडरस्टैंड, टू स्ट्रीमलाइन द फ्लो इन एविएशन, इंजीनियर्स, एयर क्रू सब साथ वर्क करते हैं। तो क्या ये मैनेजमेंट वाले करेंगे? मैनेजमेंट वालों के सब्जेक्ट सब देखें यही हैं बेसिकली, ठीक है? उनको ये नीडेड है तो पढ़ रहे हैं ना, दे नीड दिस नॉलेज। अब जस्ट बिकॉज समवन इज स्टडीइंग मेट्रोलॉजी आप कह रहे हैं, डजंट रियली मीन कि ही हैज टू फ्लाई तभी वो पढ़ रहा है। और बहुत सी रीजंस हैं। They have to know stuff to communicate with the pilots to maybe file a flight plan। जो flight operation officers होते हैं उन्होंने भी weather reports पढ़नी होती हैं, forecast देखने होते हैं, route plan करने होते हैं। They need to know। कोई एक चीज़ को जानने की कोई एक वजह तो नहीं होती ना। एक वजह होती है, बिल्कुल सही है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन अली से ये है एविएशन के बारे में। अल्लाह खैर करे, लास्ट क्यों? यार मैं भी इंशाल्लाह जीना है मैंने आगे, डोंट वरी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मैं भी कह रही हूँ आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन। बोल ठीक हो गया। अच्छा, वो कुछ यूं है जनाब कि मैं भूल गया। कोई बात नहीं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हम बिल्कुल कट नहीं करेंगे ख़वातीन और हज़रात, ये प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा। आ गया याद, ठीक है। अच्छा, और मेरा अली भाई से एक क्वेश्चन है लास्ट आज का। लास्ट मेरा है, उन्होंने भी जीना है। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन यकीनन। अल्लाह खैर। वो ये है कि एविएशन में फ्लाइंग के लिहाज से बात करें, सबसे बड़ा लाइसेंस, अगर मैं एक इस टर्मिनोलॉजी में बात करूं, सबसे बड़ा लाइसेंस कौन सा है? आपने एमसीसी की भी बात की, आपने एमपीएल की भी बात की, सीपीएल की भी बात की, एफआईटीसी की बात की, तो एटीपीएल भी हमने सुना है। क्या ये सबसे बड़ा लाइसेंस होता है या फिर बाकी जो आपने बताया वो होता है? इनकी मुझे नंबरिंग काइंडली बता दीजिए। श्योर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा यहाँ, Okay. बिकॉज हम सीपीएल के एटीपीएल से कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है? पीपीएल के एसपीएल से कर सकते हैं, बिकॉज वो लाइसेंसेस उस तरह से हैं। एमसीसी और एमपीएल वगैरह ये थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी है, थोड़ी सी डिफरेंट, ठीक है? सो मेरे लिए इन माय ओपिनियन एटीपीएल इज द थिंग जो हम सब एम करते हैं, द हाईएस्ट कैटेगरी लाइसेंस जो इवन कैप्टनसी के लिए भी ज़रूरी है, दैट यू नीड इट, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट्स लाइसेंस। आई वुड से दैट इज़ दैट। बाकी मल्टी पायलट्स लाइसेंस हैं, इस तरह के और भी कोर्सेज हैं, वो मेरे ख्याल से इसके बाद ही आते हैं। दैट्स व्हाट आई से। इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही कहा था कि एटीपीएल, मुझे पता था, शक था। सर, ATPL मैं आपसे सबसे बड़ा होगा। आपसे मैं जेलस इसलिए आपको सारा पता होता है। तैयारी करके आता हूँ जी। बहुत ज़बरदस्त। तो ख़वातीन साहब, बहुत मज़ा आ रहा है, ये एक जारी रहेगी गुफ्तगू। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अली भाई के जो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और साथ ही हम दीवान इंटीरियर्स के भी बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया ये शो। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, हम सोचेंगे ब्रेक में हमने क्या करना है, लेकिन हम आपकी आंखों को थोड़ा सा जो है ना सहलाना चाहते हैं। हम थोड़ा सा फ्रेम चेंज करेंगे, और क्योंकि फ्रेम की पोजीशन चेंज करना चाहिए, ज़िंदगी में भी ऐसे ही पोजीशंस चेंज करते रहेंगे तो ज़िंदगी मज़े की गुजरती है। और आप यही हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अब जो हम पूछने जा रहे हैं अली भाई से, वो इनके बारे में पूछने जा रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या ऐसी मुश्किलात आई, ये पायलट क्यों बने, आगे इनकी फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और इनके माजी के बारे में भी जानेंगे, प्रेजेंट के बारे में भी जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स हैव अ ब्रेक। वेलकम बैक अली भाई, एंड वेलकम बैक ऑडियंस। हम अपना प्रोग्राम वहीं से शुरू करेंगे। अब हम पूछेंगे कुछ बहुत ही इनफॉर्मल से सवाल। राइट। अली भाई, ये बताएं कि ज़िंदगी में व्हेन इट कम्स टू योर फ्लाइंग करियर, सबसे ज़्यादा स्पोर्टिव कौन रहा है आपके लिए? My parents, I must say, and my pre-solar instructor, I love to take his name, Nagi Saab, Kashif Nagi. He's been like a father figure to me since day one and till date, like that. I'm happy to say that. अच्छा, एविएशन की बुक्स से भी कोई लगाव है आपको? बुक्स से सर एविएशन की हर चीज़ से ही लगा हुआ है।
टू बी ऑनेस्ट। तो कौन सी एविएशन की बुक पढ़ते हैं आप? ऑक्सफोर्ड मैं तो प्रेफर करता हूँ, टू द पॉइंट है, अच्छी हैं। क्या इनके कोई नॉवेल्स भी होते हैं या कोई स्टोरीज वगैरह होती हैं? इनकी मैगजीन्स होती हैं, एरोपा की मैगजीन होती है जो आती है अक्सर। अब यहाँ अगर लेनी होती है तो यू हैव टू स्पेसिफिकली परचेज इट, अभी इस तरह मिलती नहीं आसानी से। बिल्कुल ठीक। तो अली भाई, जितनी भी फिल्में पायलट पे या एविएशंस पे बनी हुई हैं वो आपने देखी हुई हैं सारी? सारी नहीं, मुझे एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन का ज़्यादा शौक होता था, लाइक दैट। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पास बड़ा सॉलिड एक प्रूफ है कि फेक पायलट्स जो है ना एवं उठ के आ जाते हैं, जहाज में बैठ जाते हैं, क्योंकि मैंने एक फिल्म में देखा था, कैच मी इफ यू कैन। ओके, तो ये रोज होता है? नहीं सर रोज़ ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ रोज़ाना लग पड़ा तो एएसएफ सामने खड़ी होगी आपके, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, वो आ जाता है। आपने बताया अपनी फ्लाइंग के बारे में, आपने एपिसोड के शुरू में इन्होंने बताया था, तो मुझे काइंडली ये बताइए कि आप बचपन में कैसे थे, आपको क्या चीज़ यहाँ पे लेकर आई? बचपन बेसिकली ऐसे गुजरा था, एज आई मेंशन्ड अगेन, कि मौका नहीं मिला था ट्रैवल करने का एयरक्राफ्ट के अंदर, किसी भी एयरप्लेन में एक्चुअली मुझे जॉय राइड तक नहीं मिली थी। सो आई ऑलवेज वांटेड टू सिट इन एन एयरक्राफ्ट, ये असल चीज़ ये थी, द बेसिक स्पार्क वाज दिस। उसके बाद हमेशा एयरपोर्ट पे जाना जैसे होता है, और ये मेरी पूरी फैमिली इस चीज़ को मानती है कि हम जाते थे। मैं जहाँ वहाँ पे लाइक जो ब्रिज है एयरपोर्ट के ऊपर, आपने देखा होगा, जहाँ पे वो अराइवल्स की क्विक लेन है, वहाँ से आप नीचे आते हैं, वहाँ पे यू कैन गेट अ ग्लिम्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट या डिफरेंट एयरक्राफ्ट जो खड़े होते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा नज़र आता है। तो उस थोड़े से की झलक के लिए भी आई यूज्ड टू वेट ओवर देयर कि मुझे कुछ नज़र आ जैसे एक दफ़ा। कभी दिल से आवाज़ आई कि बस यार अली, बस कर दे, कुछ और कर ले? कभी कभी आती है बीच में, देयर आर टाइम्स, और ये सिर्फ एविएशन में नहीं, किसी भी करियर में होता है, देयर आर अप्स एंड डाउन्स, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड समटाइम्स, बट देन इवेंचुअली जो डीप डाउन यू नो कि नहीं, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, और यही करना है बेसिकली, एंड देन यू वर्क फॉर इट, यू गेट अप ऑन योर फीट अगेन, एंड देन इन द एंड इट्स वर्थ इट एवरी टाइम, इट्स लाइक दैट। ओके, सो यही था बेसिकली। एक मैं आपको छोटा सा वाक़या कोट करता हूँ, प्लीज़। लाइक दैट। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो लाहौर एयरपोर्ट है, आप लोगों ने देखा ही होगा, उस पे इवन द व्यूअर्स, आपने जो देखा वहाँ पे क्विक लेन है, वे यू ड्रॉप पीपल ऑफ एंड यू गो डाउन द ब्रिज, वहाँ पे आप जाते हैं ड्रॉप करके। सो वहाँ से मैंने अभी मेंशन किया था, वहाँ पे यू सी कभी कभी आपको जो कार्गो के एयरक्राफ्ट होते हैं नज़र आते हैं, और जो पैसेंजर्स वाले हैं उनकी भी इंजन की एक छोटी सी झलक नज़र आ जाती है थ्रू दैट ओपनिंग जो वहाँ पे है, राइट। तो मेरी एक तरह की बहुत बड़ी ड्रीम थी, मैं लिटरली ये सोचता था कि यार ये लोग कितना एंजॉय करते होंगे जो यहाँ जाते होंगे जो आसमान में भी नहीं, इवन द वर्कर्स जो फिर रहे होते थे, मैं उनको भी एनवी करता था, बिकॉज दे गेट अ चांस टू गो नियर एन एयरप्लेन एंड गो इनसाइड एन एयरप्लेन, एटलीस्ट दे कुड सी। मैंने तब तक देखा भी नहीं था। तो अब कहीं जाके आई एम इन दिस फील्ड, आई हैव कम दिस फार अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जो पास भी बना है, अब मैं उसी जगह पर जाता हूँ, द सेम एयरपोर्ट, द सेम एयरप्लेन, एक्सेप्ट आई एम अ मेंबर ऑफ एयर क्रू नाउ एंड आई एम हैप्पी टू बी देयर अगेन। आई लव इट व्हेन आई एम देयर। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपने खुद पायलट बनने से पहले कभी जो है राइड नहीं ली थी जहाज़ की? कभी भी नहीं। तो जब पहली दफ़ा उड़े, Yes. तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा की तरह से आंसू आए आंखों में? क्या आपके दिल में एक जज्बा सा सर मुझे वो पूरा टाइम याद है, पूरा टाइम। 19 दिसंबर 2016, 152 सेसना था, एक ऑस्कर था, कैप्टन शाज़ेब वाज माय इंस्ट्रक्टर। मेरा फर्स्ट एवर फ्लाइट इन माय होल लाइफ वाज एट द कंट्रोल्स, कोइंसिडेंटली, एंड आई लव इट। तो बस वही, जब टेक ऑफ किया तो ऐसा लगा कि कुछ नया नहीं है फॉर सम रीज़न, शायद मैं इतना इन्वॉल्व था, वीडियोज़ इतनी देखी हुई थी, आई जस्ट स्टार्टेड एंजॉइंग इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकंड। इतनी बुलंदी पे जाके कभी नीचे देख के डर नहीं लगा जब फर्स्ट टाइम आप गए थे? टू बी ऑनेस्ट, डर तो कभी नहीं लगा, इट्स लाइक दैट। हाँ, कुछ मनूवर्स ऐसे होते हैं शुरू में, स्टीप टर्निंग होती है, स्टॉलिंग होती है, थोड़ा सा बंदा जब नया होता है सीख लेता है, लेकिन शुक्र ही करना चाहिए कि यहाँ पहुँचे हैं इस मुकाम पर, अल्लाह का शुक्र है, जिसको ड्रीम करते थे। बिल्कुल। और टू बी ऑनेस्ट, जब जहाज़ उड़ रहा होता है तो एक बार ख्याल ज़रूर आता है, किसी ना किसी, हर एक को आता ही होगा कि यार क्या चीज़ बनाई है खुदा ने, मतलब यू फ्लाइंग थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ मेटल, जेट्स देख लें इन एयर। अच्छा अली, आप काफ़ी जेट्स के बारे में कह रहे हैं कि आपने मुझे इस शो से पहले जो बात कर रहे थे, आपने तब भी कहा था आप सोचेंगे फ्लाई करने का। क्या आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है अपने आप से? एक्सपेक्टेशन सर बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह यहाँ तक जो ज़ात लगी है वो आगे भी ले जाएगी। क्या करना चाहिए लाइक दैट, एयरलाइन फ्लाइंग, और क्यों? क्योंकि इसी चीज़ का ख्वाब देखा था शुरू से, मेन गोल ही यही था। थैंक यू सो मच अली भाई। जनाब ख़वातीन और हज़रात, इट्स बीन एन अमेजिंग एपिसोड, मज़ा ही आ गया आज की इनफॉर्मल कन्वर्सेशन का, बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि भाई फ्लाइंग मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि जितना पढ़ना पड़ता है और जितना सब्र चाहिए एक बंदे का काम नहीं है। ऐसा ही है ना जी? जनाब यू नीड सपोर्ट। एक दिन और ढल गया, एक शाम और गुजर गई। ख़वातीन हज़रात, आपके देखने का बहुत शुक्रिया, और मेरा यही ख्याल है कि आप हमसे बहुत मंसूब रहे होंगे।
और आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि लास्ट एपिसोड में आपने हमें बहुत सपोर्ट किया था हमारे यूट्यूब चैनल पे और अपने इंस्टाग्राम पे हमें काफ़ी सपोर्ट किया था। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। यू आर वॉचिंग अल्फ़ा कॉलिंग माय होम सीज़न 1 एपिसोड नंबर 2। थैंक यू।